अब हम 2023 का आर्ट एंड कल्चर और मेडाइवल देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एक एरिया दिया हुआ है धान्य काटका, विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड। पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये धान्य काटका लोकेटेड है। ऑप्शन दिया है आंध्रा, गांधारा, कलिंगा और मगधा। अगेन मैं बोलूँगा ये टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हो। मैंने एग्ज़ाम में ये वाला जो एग्ज़ाम दिया था इसमें मैंने तुक्का मारा था। मैंने आंध्रा क्यों किया था, क्योंकि आंध्रा में ऐसे जगह मैच करते हैं, मतलब कलिंगा, मगध, गांधारा में ऐसे नाम नहीं मिलेंगे, बट आंध्रा साइड ऐसे नाम मिलते हैं, धान्य काटका वगैरह। तो मैंने तुक्का मारा था, मेरा तुक्का राइट हो गया। इसका आंसर आंध्रा ही है, चेक कर लो। द करेक्ट आंसर इज आंध्रा। धान्य काटका या फिर धरनीकोटा इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। इट वॉज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास। आपको याद रखना है कि इट इज ऑल्सो बिलीव्ड एट द ग्रेट स्तूपा एट अमरावती विच इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। ये क्वेश्चन भी इसीलिए आता है एक्चुअली न्यूज़ में ना बार बार, ये अमरावती का जो ग्रेट स्तूपा है लोकेटेड था। इनफैक्ट अमरावती हमको ऐसा लगता है हमारे महाराष्ट्र में, बट आंध्र प्रदेश की जो नेक्स्ट कैपिटल है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल है, एक कुर्नूल है, कुर्नूल आई गेस उनका जुडिशियल कैपिटल है, एक विशाखापट्टनम है उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल, उनका मेन कैपिटल है अमरावती। तो ये वाला अमरावती ज़्यादा फेमस है। तो ये धान काटका अमरावती एरिया में ही आता है और यहाँ पे बुद्धा की एक ग्रेट स्तूपा थी। आगे आपको बस इतना याद रखना है, बस इतना ही। अब देखो बाकी ऑप्शन क्यों डिसमिस किए जा सकते हैं। गांधारा जो प्रेजेंट है कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये जो गांधारा वाला एरिया है ये आप देखोगे तो पाकिस्तान वाले एरिया में, पाकिस्तान में ऐसे नेम आपको रेयरली मिलेंगे। कलिंगा वाला जो एरिया है अगेन उड़ीसा वाला एरिया, यहाँ भी ऐसे नाम रेयरली मिलते हैं। और मगध हमारा नॉर्थ हो गया, क्योंकि मैंने सोचा है साउथ है, साउथ वाले एरिया में ज़्यादा नाम मिलेंगे, तो मैं इस टेंडेंसी से गया। अगेन अगर ये पेपर मोड की बात करूँ तो ये टफेस्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र भी पढ़ रखी है और राजीव अहिर भी पढ़ रखी है स्पेक्ट्रम, बट कहीं ये नहीं दिया रखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में, इसका आंसर हो जाएगा आंध्रा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। अगेन अब बताओ ऑप्शन देख के क्या होना चाहिए इसका आंसर। ओनली 2। पहला देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन एशियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला कह रहा है कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ये स्टेटमेंट एक्चुअली रॉन्ग है। बुद्धिज्म के पहले भी कुछ साधु ऐसे थे जो स्तूपा टाइप स्ट्रक्चर बनाते थे। होता क्या था, पहले की डेट में अगर साधु मर जाता था ना तो उसको मिट्टी में गाड़ते थे, और मान लो ये ज़मीन का लेवल है ना तो उसको जो गाड़ते थे वो ऐसा रहता था जहाँ उसको गाड़ते थे ऐसा, तो ये स्तूपा टाइप ही स्ट्रक्चर हो जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्धिज्म में धीरे धीरे स्तूपा बनने लगा। स्तूपा ऐसा ही होता है, दीक्षा भूमि भी ऐसा ही टाइप का है। तो ये स्ट्रक्चर बोला जाता है कि ये बुद्धिज्म ओरिजिन नहीं है, ये कॉपी किया गया है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। रिपोजिटरी मतलब कलेक्शन, और रेलिक्स मतलब बचे हुए पार्ट्स, मतलब जो अस्थियाँ होती है, कह सकते हो बॉडी पार्ट्स ये वो। तो ये बिल्कुल कलेक्शन है। स्तूपा में यही करते थे। गौतम बुद्धा के जब जितने भी स्तूपा जाओगे ना उसमें ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्धा के कुछ कुछ पार्ट्स रखे थे वहाँ पे लाके। एक जगह गौतम बुद्धा का कोई कपड़ा, एक जगह उनके चप्पल, ऐसा बॉडी पार्ट्स, कहीं उनका आँख गाड़ा हुआ है, कहीं उनके हाथ गाड़े हुए, ऐसा। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। और तीसरा ऐसा कह रहा है स्तूपा वॉज अ वोटिव। वोटिव मतलब डेकोरेटिव एंड कोमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कोमेमोरेटिव मतलब बुद्धा को याद करने के लिए बनाया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 and 3 राइट, दैट इज ओनली 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो हम 2022 से कहाँ गए, 2023 में, अभी भी ओनली 2 ही चल रहा है। एक आधी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें टेंडेंसी रॉन्ग होगी, बाकी आई कैन बाय डिफॉल्ट प्रूफ। इनफैक्ट मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊँ, वैसे मैं ऑन लाइव हूँ, लाइव मैं बात बोल रहा हूँ, पूरे पेपर में मैंने भी यही किया था, ओनली टू। जितने क्वेश्चन में नहीं पता था, क्योंकि एट द एंड आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आपको पता है कि हाँ यार ये चीज़ पहले भी काम कर चुकी है, क्योंकि 2022 में सिर्फ 8 क्वेश्चन आए थे। 2022 की भी कहानी बताता हूँ, 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे, 8 में एक्चुअली मैंने ओनली 2 किया था, और 8 के 8 मेरे राइट थे। इस वजह से मैं 2023 में भी मोटिवेट हुआ है करने के लिए, और 2023 में भी बहुत से क्वेश्चन में फ़ायदा मिला। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है 2024 में भी ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। ये उनका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे दे भी रहा। द टर्म स्तूपा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड स्तूपा विच मीन्स हीप और पाइल। ओरिजिनली स्तूपाज वेयर सिंपल माउंट्स ऑफ अर्थ और स्टोन दैट सर्व्ड एज कोमेमोरेटिव मार्क ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट और बरियल साइट। मैंने कहा ना हिंदी में क्या होता था, अर्थ के ऊपर सिंपल माउंट, माउंट मतलब ऐसा अर्थ के ऊपर हम बना देते थे, और ये हिंदुज़म ओरिजिन में था। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, और थर्ड भी बिल्कुल राइट है।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये फ्री फुकट का क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज, वर्ड भी चेंज नहीं किया यूपीएससी ने, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, रिपीट कर दिया है। सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो। वही है। सी विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, कौन सा ईयर है ये? 2020 चल रहा है, चेक कर लो। विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन्स घंटशिला, कदूरा एंड चौल वेयर वेल नोन एज। देख रहे हो ऑप्शन क्या है? पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, इस पे टिक करो, ऑप्शन ए पे शो आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। 2020 का क्वेश्चन है, आ जाओ अपने पीडीएफ पे, चेक करो। द विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया कोरकई, पोम्पुर एंड मुचरी वेयर वेल नोन एज। चेक करो यहाँ भी ऑप्शन क्या दे रखा है? पोर्ट। ये देखो कैपिटल सिटीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में भी चेक करो, एक ऑप्शन क्या है? कैपिटल सिटीज़। ठीक है, यूपीएससी बदलता नहीं है, मैं बार बार वही करूँगा। 2020 में एग्जामिनर अलग होगा, उसको नया क्वेश्चन बनाना होगा। उसने यही क्वेश्चन रिपीट किया, उसने देखा क्या पोर्ट्स पे आंसर बनाना है, उसने क्या किया? बस ये 3 पोर्ट के जगह गुप्ता टाइम के 3 साउथ इंडिया के पोर्ट उठा लिए। ऑप्शन भी बदले नहीं, कैपिटल वैसा का वैसे रहने दिया, पोर्ट्स वैसे के वैसे रहने दिया। और क्या क्या ऑप्शन दे रखा था? हाँ देखो, अब यहाँ श्राइन्स ऑफ जैन लिख दिया, इस वाले में क्या था? श्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। ये देखो, बुद्धिज्म की जगह जैनिज्म कर दिया। यूपीएससी भी मेहनत नहीं करना चाहता है, मैं बार बार इसलिए कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चलो। हिस्ट्री में तो 1-2 आते हैं, जब आप मैपिंग करोगे ना, आई कैन शो यू 10 से 12 क्वेश्चन अब तक मैपिंग में रिपीट हो चुके हैं, मतलब हर साल एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, आते इस क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, ये क्या है? इसका आंसर है पोर्ट्स। ये सारे के सारे पोर्ट सिटीज है। कोरकई, पोम्पुहर एंड मुच्चिरी आर एंशिएंट पोर्ट सिटी इन साउथ रीजन ऑफ प्रेजेंट है तमिलनाडु। ये सारे तमिलनाडु में। कोरकई जो है ये अगेन देख रहे हो तमिल, संगम लिटरेचर, मैंने क्या कहा? संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा। ये आज भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। पोम्पुहर का नाम चेंज हो गया है कावेरी पट्टनम, और मुच्चिरी का नाम चेंज हो गया है मुजिरिस। ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। और पोम्पुहर कहाँ पे लोकेटेड है? कावेरी पट्टनम में, कावेरी। तो बस ये तीनों पोर्ट सिटीज़ थे कि प्रेजेंट डे साउथ इंडिया में लोकेटेड है, तमिलनाडु में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है अगेन देख रहे हो कहाँ से आया? संगम पोएम, संगम लिटरेचर। अगेन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी पे आया है। ये क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे बस का नहीं था ये करना, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्ता किरुतल एज मेंशनिंग संगम पोएट्स। संगम पोयम में वत्ता किरुतल एक वर्ड यूज़ किया है, ये अगेन क्या हो जाता है? टर्मिनोलॉजी। तो आपको बताना है वत्ता किरुतल इसमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है। सबसे पहला कह रहा है किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है लर्न पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजन एंड फिलोसफिकल मैटर। तीसरा कह रहा है यंग गर्ल कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल। और फोर्थ कह रहा है किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब मैंने आपको क्या कहा? एक ऑप्शन में अगर एक वर्ड हो तो उसी में से होगा। किंग यहाँ पे है, किंग यहाँ पे है, मेरे हिसाब से बी और सी हटा दो। अब मैं अगर एग्जाम मोड में होता तो मैं रिस्क लेता डी पे, क्योंकि ये थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बस छोटा सा है किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड, बट ये थोड़ा बड़ा ऑप्शन है और जो बड़ा ऑप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन डी ही है इसका आंसर। चेक कर लो क्यों। एक तो 2 ट्रिक लगा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन में किंग किंग है। मैं बार बार बोलूँगा अगर एक ऑप्शन में एक वर्ड रिपीटेड है आंसर वहीं छुपा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या शौक है, वो किंग की जगह क्वीन भी तो लिख सकता था यार, क्वीन एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड। वो आपको भी हिंट दे रहा है कहीं ना कि आंसर इसी में से छुपा हुआ है।
अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। वत्ता किरुतल जो है इसको वादा किरुतल भी कहा जाता है। ये एक तमिल रिचुअल है, फास्टिंग टिल डेथ, जब तक व्रत रखना जब तक मर ना जाओ, ऐसा इसमें किया जाता है। इनफैक्ट जैनिज्म में भी ये प्रैक्टिस है, इसको कहा जाता है सल्ले खाना। और जो फेमस चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहुत विक्टोरियस किंग था ये चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एम्पायर इसी की वजह से जाना जाता है। इन्होंने भी अपनी डेथ सल्ले खाना की वजह से ही की थी। मतलब सल्ले खाना बुद्धिज्म में ऐसा किया जाता है, तब तक नहीं खाएंगे जब तक मौत ना आ जाए। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैनिज्म में इसको सल्ले खाना कहा जाता है। सी सल्ले खाना इज नोन एज, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये देखो ऐसे बैठे रहते जब तक मौत ना आ जाए, सल्ले खाना से डेथ हो जाती है, यहाँ पे लिखा। हाँ, सल्ले खाना इज अ वो ऑफ डेथ, शपथ है मौत की, वॉलंटरी ऑब्जर्व बाय हाउस होल्डर एंड एस्थेटिक्स हु वांट टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। इट इन्वॉल्व्स फास्टिंग। भूखे रहते हैं जिंदगी भर जब तक मौत ना आ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य की भी इसी से डेथ हुई थी। तो ये वत्ता किरुतल भी वैसी ही प्रैक्टिस है। जब राजा हार जाता था तो वो क्या करता था, वो आमरण अनशन करता था। अनशन मतलब सॉरी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, आमरण वो भूख हड़ताल पे, हड़ताल वो नहीं बोल सकते, आमरण भूखा रहता था जब तक उसकी मौत ना आ जाए। क्योंकि वो ऐसा सोचता था अगर मैं हार गया हूँ और मेरी मौत नहीं हुई है तो मुझे कोई और नहीं मार सकता है, मुझे सिर्फ ईश्वर ही मारेगा, इसीलिए। तो ये वही है फास्टिंग टिल डेथ। इट वॉज वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग संगम एज। संगम लिटरेचर में बहुत क्वेश्चन आएंगे, अगर एंशिएंट इंडिया करोगे तो संगम अच्छे से कर लेना। द तमिल किंग इन ऑर्डर टू सेव देयर ऑनर, देख रहे हो, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो क्या करते थे, दे वेर प्रिपेयर टू मीट देयर डेथ फेसिंग नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ दिशा में देखते थे इसलिए इसको कहा जाता था वत्तक किरुतल। एंड नेवर वुड दे टर्न देयर बैक इन बैटल। आगे फ्यू एग्जाम्पल फॉर वत्ता किरुतल फॉर फ्रेंडशिप। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रेंडशिप के लिए जान दे दी, उसमें एक एग्जाम्पल है किंग वेलपारी, उनका फ्रेंड था पोएट कपिलार, उनके लिए इन्होंने जान दे दी। और दूसरे थे किंग, अब ये बस दे दिया है मैंने फैक्ट क्योंकि वत्ता किरुतल के बारे में आया था न्यूज़पेपर में, तो आप ये दो नाम बस कर लेना अच्छे से। अब यहाँ जो ये ट्रिक है फेल हो जाएगी। यहाँ भी क्या दे रखा है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन। यहाँ अगर आप ओनली 2 करोगे तो फेल हो जाओगे क्योंकि इसका आंसर है नन। तो मैं ये कहूँगा, देखो अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2 रॉन्ग हो रहे हैं बट 6 तो राइट हुए ना। अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। मान लो ऐसे 8 क्वेश्चन थे, आपको एक भी नहीं आ रहा था, आप चले गए सब में ओनली 2 तुक्का मारने, तो 8 क्वेश्चन में से 6 राइट हुए, 2 रॉन्ग हुए। 6 के लिए आप कर दोगे इंटू 2 तो आ जाएंगे 12 मार्क्स, और 2 रॉन्ग हुए तो एक रॉन्ग पे 0.66 है, तो आपके 1.5 मार्क्स मान लो माइनस हो जाएंगे। स्टिल आपको इस वजह से 10.5 मार्क्स का फ़ायदा हुआ है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट मार्जिन। प्रीलिम्स के पेपर में 10.5 मार्क्स से तो मतलब समझ लो अगर कट ऑफ 92 है ना तो 91 पे ही लोग बाहर हो जाते कितने बार, तो ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, यहाँ जो ये ट्रिक लगाएंगे ओनली 2 वाला वो फेल हो जाएगा। ये पूछ रहा है होयसाला, गहादवाला, काकतिया और यादवा में से हेलो, हाँ किया ना, दूसरी स्टार्ट किए। ये ऐसा पूछ रहा है होयसाला हो गया, गहादवाला हो गया, काकतिया हो गया और यादवा हो गया, इसमें से कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जो अर्ली 8th सेंचुरी एडी में उन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया था। आंसर इसका नन है, कोई भी अर्ली 8th सेंचुरी के पहले नहीं था। इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहला है होयसाला। होयसाला कर्नाटका वाले एरिया में था, प्रेजेंट डे कर्नाटका में। अब क्वेश्चन पूछा था 8th सेंचुरी के पहले, बट होयसाला कब से कब तक थे, 10th से लेके 14th सेंचुरी तक। आपको बस इतना याद रखना है होयसाला का कैपिटल क्या था, बेलूर, बट इसको आगे चेंज करके क्या कर दिया, हलेबिद्दू। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेलूर पे भी क्वेश्चन आया और हलेबिद्दू पे भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन 2 करेक्ट, इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा, गहादवाला जो है ये कहाँ से है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछ रहा था 8th सेंचुरी के पहले है क्या, नहीं है, क्यों, ये 11th से लेके 13th सेंचुरी तक है। थर्ड हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा, ये जो काकतिया डायनेस्टी है ये कहाँ से कहाँ तक है, 12th से 14th सेंचुरी, हमको 8th के पहले देखना था, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये प्रेजेंट डे तेलुगु एरिया, मतलब डेक्कन वाला जो एरिया है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे है ये। और लास्ट वाला सेनुआ या फिर यादवा कह सकते हो, कहाँ के,
देवगिरी के। ये अगेन मिडाइवल इंडिया की डायनेस्टी है। ये कहाँ से कहाँ तक पावर में थी? मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी से लेके अर्ली 14th सेंचुरी तक। इसके बस इतना याद रखना, इसमें बस इतना याद रखना कि यादवा किंगडम पीक पे कब पहुंचा था? जब सिमहाना II इसका लीडर था। बस इतना ही, इसमें से कोई भी 8th सेंचुरी के पहले नहीं था। अब यहां लगाओ ट्रिक। एशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ किताबें लिखी हुई है और आपको बताना है इनका ऑथर कौन है। पहला है आपका देवी चंद्र गुप्ता, सामने लिखा है बिल्हाना। ये एक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि देवी चंद्र गुप्ता बहुत फेमस राइटर है और इनके बारे में आप पढ़ोगे, इन्होंने बिल्हाना तो नहीं लिखा है। सेकंड वाला रेयरली पढ़ोगे, हमीरा महाकाव्य, शायद राइट हो सकता है, नहीं पढ़ा होगा। बट द मोमेंट आप मिलिंद पान्हा पढ़ोगे, नागार्जुना नहीं था, ये नागर इन्होंने यहाँ लिख दिया नागार्जुना। और नेक्स्ट है नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी, हमें नहीं पता। बट मैंने क्या कहा, हमारी ट्रिक ओनली टू पे आओ, ऑप्शन देखो, आंसर है ओनली 3। एक्चुअली फिर इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा रॉन्ग होगा, चेक कर लेते हैं। ये मैं कल चेक करके लाऊंगा, फिलहाल के लिए देख लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसका ओनली 2 होना चाहिए, ओनली C क्यों दिया है पता नहीं। इसका ऐसा मानना है, जैसा मैंने कि कहा देवी चंद्रगुप्ता ने वो नहीं लिखा था क्योंकि ये बहुत बड़े राइटिस्ट है। ही वॉज अ संस्कृत प्ले ऑफ विशाखा देव विशाखा दत्ता के। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ गुप्ता किंग राम गुप्ता हु डिसाइड टू सरेंडर हिज क्वीन ध्रुवा देवी टू अ शाका इन्वेडर। बट उनका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त, वो एनिमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के बारे में देवी चंद्रगुप्त ने लिखा हुआ है। ये सॉरी देवी चंद्रगुप्त ने ये वाला नहीं लिखा है। बिल्हाना जो है वो एक राजा की कहानी है राम गुप्ता की, जो अपनी वाइफ को किसी और को सरेंडर करते रहता है। उतने में उसका भाई चंद्रगुप्त आ जाता है और वो ये चीज़ होने से बचा लेता है। बट ये लिखा चंद्रगुप्ता ने नहीं है, इसलिए पहला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड वाला कह रहा है हमीरा महाकाव्य जो है ये राइट है, 15th सेंचुरी इंडियन संस्कृत पोयम है जो कि जैन स्कॉलर नाया चंद्र सूरी ने लिखा है। और यही लेजेंड बायोग्राफी भी बन गई किसकी? चहामाना किंग हमीरा की। नेक्स्ट वाला जो है पेयर 3 वो भी राइट है। इसका ऐसा मानना है, शायद इसलिए दिया होगा क्योंकि ऐसा कह रहे हैं नागासेन को नागार्जुना भी कहा जाता था। बट आई डोंट नो ये फैक्ट वेरीफाइड है कि नहीं। इसका इसलिए मानना है कि ये ऐसा कह रहे हैं कि नागार्जुन जो है यही नागरसेन है, इसीलिए ये मैं वेरीफाई करके ले आऊँगा। पेयर 3 का कहना है सही है। मिलिंद पान्हा जो है, मैंने आपको कहा था ना, मिलिंद पान्हा ने क्वेश्चंस किए थे किसको? किंग मिलिंदा को, मियांडर को, जो कि अलेक्जेंडर का ही आदमी था, उसको क्वेश्चन किए थे। ये एक पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, किसने लिखा है? नागासेन ने। दैट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ थेरावाद बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। चेक कर लो, इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर, यही कहा था मैंने, मियांडर जो किंग था। इंडो ग्रीक क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर का आदमी था ये मियांडर, और किस में? बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन में। नागासेन क्वेश्चन पूछता है इसलिए लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंद पान्हा या मिलिंद पान्हो, इसी को कहते हैं। ठीक है, वो जो एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था इसी पे था, मिलिंद पान्हा। और फोर्थ वाला कह रहा है राइट मैच है, सोमदेव सूरी जो है वो एक जैन मॉन्क ने लिखा था, और उसने एक और किताब लिखी थी नीतिव्या कर्तव्यम, जो कि पूछा गया है, बिल्कुल राइट है। तो सेकेंड वाला राइट है, फोर्थ वाला भी राइट है, थर्ड वाला मैं आपको कल वेरीफाई करके बताऊंगा कि ये बात सही है कि नहीं, कि नागासेन को ही नागार्जुन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन था, चेक करो क्या कह रहा है। ये ऐसा कह रहा है आत्मा जो है ये सिर्फ जानवरों या सिर्फ पानियों की नहीं बल्कि पत्थरों की भी आत्मा होती है, बहते हुए पानी की भी आत्मा होती है, और जितने भी नेचर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एक आत्मा होती है। ये ऐसा कह रहा है। ये जो स्टेटमेंट है, अबाउ स्टेटमेंट कौन से रिलीजन के कोर बिलीफ को शो करता है? सबसे पहला बुद्धिज्म, जैनिज्म। हमको ये पता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म किस में बिलीव करते थे? नॉन वायलेंस में। तो हाँ, ये दोनों में से तो हो सकता है। शैविज्म किसका पार्ट है? हिंदुइज्म पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो भर भर के नॉनवेज खाते हैं, ये हटाओ। वैष्णविज्म भी पॉसिबल नहीं है, ये भी हटाओ। बच गया बुद्धिज्म, जैनिज्म। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ऐसा कह रहा है कि आत्मा जो है सिर्फ एनिमल और प्लांट्स की नहीं, पत्थरों की भी होती है। मतलब एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस कौन करते हैं? जैनिज्म।
जैनिज्म में एक खास बात क्या होती है, आप जब जैनिज के बारे में पढ़ोगे वो लोग एग्रीकल्चर भी मना करते हैं। उनका ऐसा मानना है खेती भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब आप खेती करोगे तो आप हल चलाओगे खेती में, उसकी वजह से कीड़े भी मर सकते हैं। उनका ऐसा मानना है जब आप खेती करते हो तो आप कुछ पेस्टिसाइड छिड़कते हो, फर्टिलाइजर, वो भी नहीं छिड़कने क्योंकि कुछ कीड़े मर सकते हैं। तो जैनिज्म इसलिए कोर है। जैनिज्म में आप देखोगे वो लोग शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टाइट प्रैक्टिस है। इनफैक्ट इंडिया में बुद्धिज़्म सर्वाइव कर गया, बट जैनिज्म सर्वाइव क्यों नहीं किया इतने लार्ज लेवल पे? क्योंकि जैनिज्म एक्सट्रीम था। बहुत डिफिकल्ट है जैनिज्म प्रैक्टिस करना। आपका कोई फ्रेंड अगर जैन होगा, इनफैक्ट कुछ रेस्टोरेंट में जाओगे वहाँ पे देखना जैन पिज़्ज़ा भी होता है, मतलब कंप्लीटली ऑनियन नहीं रहेगा, कंप्लीटली टोमेटो नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग ऑनियन भी नहीं खाते, टोमेटो भी नहीं खाते, इनका डाइट ही एकदम अलग होता है। लेकिन आपका जो फ्रेंड होगा वो इतना एक्सट्रीम प्रैक्टिस नहीं करेगा क्योंकि बाहर आके रह रहा है, लेकिन जब अपने घर में रहेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। मेरा एक फ्रेंड था, वो तो इतना फॉलो करता था कि किसी रेस्टोरेंट में अगर नॉनवेज बन रहा है तो खाता ही नहीं था वहाँ पे। तो ये एक्सट्रीम जैनिज्म की बात कर रहा है, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैनिज्म। आंसर हो जाएगा इसका बी। चेक करो यहाँ पे लिखा है जैन रिलीजन बिलीव इन री इंकारनेशन। री इंकारनेशन मतलब पुनर्जन्म, भगवान का रूप लेके आएंगे। द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ इज डिटरमाइंड बाय वंस कर्म। इनका ऐसा कहना है आपका नेक्स्ट जन्म में कौन से इसमें योनि में जन्म होगा, इंसान में कि जानवर में, ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। जैनास बिलीव दैट बैड कर्मा इज कॉज्ड बाय हार्मिंग लिविंग थिंग्स। उनका ऐसा मानना है अगर आप किसी भी जीव जंतु को थोड़ा भी कष्ट पहुंचाते हो तो आप नेक्स्ट जन्म में वापस जानवर ही बनोगे जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो। जैसे आपने किसी चींटी को मारा, नेक्स्ट जन्म आप चींटी बनोगे, इनका ऐसा मानना है। सो टू अवॉइड बैड कर्म, उनका ऐसा मानना है कि देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ नॉन वायलेंस। जैनास बिलीव दैट प्लांट्स, एनिमल एंड इवन सम नॉन लिविंग थिंग लाइक एयर, वाटर हैव सोल्स जस्ट एज ह्यूमन डू। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इंक्लूड डूइंग नो हार्म टू ह्यूमन, प्लांट, एनिमल एंड नेचर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म। नेक्स्ट वापस आपका फेवरेट थीम विजयनगर एम्पायर। विजयनगर संगम हर साल एक क्वेश्चन लेके आएगा। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनल कम एडजेसेंट सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू कैपिटल सिटी। विजयनगर का जितना भी काम हुआ है वो एक ही नदी पे हुआ है, तुंगभद्रा। अब आपको एक हिंट देता हूँ, अगर मान लो विजयनगर का क्वेश्चन है और ऑप्शन में देवराया 1 है तो हमेशा देवराया 1 के साथ जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट लीडर, जैसे मुगल के टाइम पे इंपॉर्टेंट था अकबर, वैसे इनके टाइम पे मेन रूलर कौन है? देवराया 1। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवराया 1। करेक्ट आंसर ए है। इसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है द क्रेडिट फॉर मेकिंग द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एम्पायर वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन द 15th सेंचुरी गोज टू देवराया 1। विजयनगर एम्पायर क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि 15th सेंचुरी में लार्जेस्ट कैपिटल था इनका, मतलब जब सभी किंगडम फ्लरिश नहीं कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था। उसने रियलाइज कर लिया था कि पानी की कमी है, बोथ फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर इरीगेशन। इसीलिए उसने क्या किया, 1410 में उसने फाइनली जाके एक बैरेज या फिर डैम कंस्ट्रक्ट करा है। कहाँ पे? तुंगभद्रा रिवर पे। कितना किलोमीटर लॉन्ग? 24 किलोमीटर लॉन्ग। और उसने तुंगभद्रा रिवर को कैपिटल सिटी से कनेक्ट कर दिया सो दैट पानी की प्रॉब्लम ना हो। आंसर हो जाएगा देवराया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडाइवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्तुगीज। दीव की जो जगह है ये पोर्तुगीज को किसने सरेंडर की? एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपके नोट्स में मैंने पढ़ा है, ये नाम पढ़ा है मैंने आपको, अहमद शाह। आप अगर देखोगे तो अहमद शाह के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, नहीं अहमद शाह नहीं, शायद बहादुर शाह इसका आंसर। अहमद शाह की बहादुर शाह, मैंने आपको नीनो वर्सेस, हाँ बहादुर शाह ही है इसका आंसर, शायद सी है ना, हाँ बहादुर शाह। एक्चुअली जब मैं आपको पोर्तुगीज, हुआ क्या था, पोर्तुगीज जब इंडिया आए थे तो इनके 3 मेन रूलर थे, मतलब 3 मेन वॉइसरॉय थे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं डी अल्मीडिया, फिर एक आता है अल्बुकर्की और नेक्स्ट आता है नीनो। तो ये जब नीनो जब यहाँ का पोर्तुगीज का वॉइसरॉय था तो इसने क्या किया था, 2 लोगों के साथ प्रॉब्लम थी इसको। एक इस टाइम पे नहीं हुमायूं था, हाँ पोर्तुगीज 1534 के अराउंड जब नीनो आया था इंडिया में, तो इस टाइम पे मुगल का जो रूलर था वो था आपका हुमायूं, और हुमायूं को नीनो से बहुत प्रॉब्लम थी।
तो नीनो ने क्या किया, इसने ढूंढा कि ऐसा कौन आदमी जो मुझे मदद करेगा। उस टाइम पे गुजरात का रूलर था कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह और नीनो ने प्लान बनाया कि हम दोनों मिलके हुमायूं को मार देंगे। हुमायूं को ये बात पता चली, हुमायूं को पता था कि वो बहादुर शाह से तो जीत सकता है बट नीनो से नहीं जीत सकता, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि पोर्तुगीज़ जो थे वो नेवी में बहुत स्ट्रांग थे, नेवल पावर उनका बहुत स्ट्रांग था और हुमायूं नेवी में बहुत वीक था। तो इसको ये पता था कि कल को अगर समुद्र रास्ते से घेर लेंगे अगर मुझे नीनो पोर्तुगीज़ लोग, तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। इसने क्या किया, नीनो से बात की और कहा नीनो जितना तुमको बहादुर शाह दे रहा है उसका मैं डबल दूंगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो हुआ क्या, जब नीनो प्लस बहादुर शाह हुमायूं था तो ये इक्वेशन चेंज होके हो गई नीनो प्लस हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। अब होता क्या इस बैटल में, नीनो फाइनली जाके बहादुर शाह को मार देता है और हुमायूं इंडिया पे रूल कंटिन्यू करता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रूलर था जिसने ड्यू जो है वो पोर्तुगीज को सरेंडर कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, नीनो दा कूना किसके साथ, बहादुर शाह के साथ मिलता है। तो उसने बहादुर शाह नीनो दा कूना को ये बोलता है कि अगर तुम मेरे तरफ से लड़ोगे तो मैं जो दीव जगह है ये तुमको दे दूंगा। पोर्तुगीज की तरफ से कौन था, नीनो। दीव किसके पास था, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने यही दीव दे दिया पोर्तुगीज को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह। बट फाइनली नीनो मार के दीव भी रख लेता है अपने पास और इसको धोखा भी दे देता है। आइए पढ़ते थोड़ा इसके बारे में। लिखा हुआ है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, हुआ क्या था, एक्चुअली दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव का मर्जर हुआ था बिल 2019 में। इस वजह से ये चीज़ जो थी ये न्यूज़पेपर में आई थी, वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठाया था। तो ये ऐसा कहा गया 1534 में, मैंने आपको बताया बहादुर शाह ने एक ट्रीटी साइन की थी बसेन, किसके साथ, पोर्तुगीज़ के साथ। और उसमें ये कहा गया था मैं दीव जो है वो पोर्तुगीज़ को दे दूंगा और बाकी एम्पायर भी, कैसे कैसे, वसई और आइलैंड्स दैट टुडे फॉर्म मुंबई, मुंबई वाला एरिया, दीव वाला एरिया मैं पोर्तुगीज़ को दे दूंगा, ऐसा कहा गया था। पोर्तुगीज़ ने दमन जो है वो बहादुर शाह से ही ऑब्टेन किया, कब, 1559 में। क्या होगा अगेन आंसर, ओनली टू कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपके सामने कुछ साइट दिया है और कहा गया है ये वेल नोन है। सबसे पहला लिखा हुआ है बेसनगर, भाजा और सित्ता अन्नावसल। अब जब आप पढ़ोगे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, आप ये तो कंफर्म हो जाओगे भाजा जो है ये बुद्धिस्ट ही है। भाजा एक जगह है पुणे में, भाजा कारले अजंता एलोरा के पास ही है, तो भाजा बुद्धिस्ट है बिल्कुल। और ये भी बिल्कुल सही है, सित्ता अन्नावसल जो है ये जैन है। तो आपको ये तो पता है 2 और 3 राइट है, बट बेसनगर वाला जो है ये शैवाइट नहीं है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 2, दैट इज बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, मैंने आपको क्या कहा था, शैवाइट है और शैवाइट के साथ एक और चीज़ क्या थी, वैष्णवाइट। शैवाइट मतलब शिव जी के भक्त और वैष्णवाइट मतलब विष्णु जी के भक्त। क्वेश्चन में यूपीएससी ने यही किया। बेसनगर जो है ये विदिशा में एक जगह है, विदिशा कहाँ पे, मध्य प्रदेश। और ये विदिशा किसके लिए डेडिकेटेड है, गॉड विष्णु के लिए। क्वेश्चन में क्या किया, गॉड शिव का नाम डाल दिया। लिखा है सेटअप बाय अ ग्रीक नेम हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने ही ये विदिशा नाम का पिलर रेस किया था, विष्णु जी को डेडिकेट किया था और ये विष्णु जी का भक्त भी था। यही कहा गया है टुडे द पिलर इज वर्शिप बाय द लोकल नोन एज खंबा बाबा। एक्चुअली क्या था, हेलियोडोरस जो था वो इसके कोर्ट में था, यहाँ पे लिखा है क्या नहीं, एक्चुअली हर्षा करके किंग था, उसके कोर्ट में ना ये हेलियोडोरस करके एक पर्सन था जिसने क्या किया, ये पिलर रेस किया विष्णु जी के नाम पे। अब क्योंकि ये खंबा है और खंबा की पूजा हो रही है इसलिए इसको नाम दे दिया खंबा बाबा। ये खंबा बाबा किसको डेडिकेटेड है, वैष्णवाइट को, ना कि शैवाइट को। यही क्वेश्चन में ट्विस्ट था, पहला वाला रॉन्ग है। सेकंड वाला देखो, भाजा केव 22 रॉक कट केव्स है, कहाँ पे, इट इज़ वेल नोन, लोकेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने आपको बताया नियर लोनावला। द केव बिलोंग टू बुद्धिज्म सेक्ट, ये बिल्कुल बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं। आगे लिखा हुआ है द केव कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्तूपा, ये तो टाइम पास है। पेयर 3 भी करेक्ट है। क्यों, सीता अन्नावसल केव जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये भी किसको बिलोंग करता है, जैनिज्म को, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 3 भी राइट हो जाएगा। ओनली 2 ठीक है। हमारा 2023 भी ख़त्म हो गया। अब हमारा बस रह गया 2019 और 2020। तो 2019 और 20 हम लोग कल ले लेंगे, वो दोनों भी हम लोग कल वाइंड अप करके फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। हमारा इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, हिस्ट्री में हमारा कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे हम लोग और इकोनॉमिक्स के बाद साइंस एंड टेक।